स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा विषय में। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 प्रश्नावली के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में जरूर पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से 4 2 या 3 निश्चित ही आएगा। तो चैप्टर 1 इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, यानी कि दूसरा चैप्टर का 5 या 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिर तीसरे चैप्टर का 5 या 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके हर एक चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास लेकर आएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली फर्स्ट, जो यूपी बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जिसमें लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रहते हैं बच्चे क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने में क्या करते हैं, सब एचसीएफ ज्ञात करते हैं, भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आप एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन है आपके पास 135 और 225, 135 और 225 का आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आ जाएगा। किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो इस फार्मूला होता है, इसके लिए हल लिखेंगे और फार्मूला लिखेंगे। लिखने का तरीका बोल दे लिखिए कैसे होना चाहिए। आप यूपी बोर्ड में हैं, आप लिखने के तरीके से ही नंबर आप ला सकते हैं, जितना चाहे उतना नंबर ला सकते हैं लिखने के तरीके से। अगर ये 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का है 2 नंबर मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, लिखने का तरीका आपको नहीं पता रहता है और क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह लिख देते हैं और आपको नंबर बोर्ड में नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप फार्मूला होता है E = BQ + R, E = BQ + R। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला में आप जो बड़ा रहेगा, इसमें इन दोनों संख्या में जो बड़ा रहेगा उसको हम A मानते हैं, जो छोटा रहेगा उसको हम B मानते हैं। चलिए, जो बड़ा रहेगा उसको A, जो छोटा रहेगा उसको B। चलिए देखते हैं। A बराबर कितना हो जाएगा, 225। 225 बड़ा है तो 225 = B का कितना मान है, 135, ठीक है ना, 135 हो गया। लेकिन Q और R का मान हमको नहीं मालूम है, Q और R का मान नहीं मालूम। आइए देखते हैं कैसे Q और R का मान निकाला जाता है। रफ कार्य में आप ये मान निकालिएगा और इसमें रखते जाइएगा और ये मान तब तक निकालते जाइएगा जब तक R बराबर 0 ना आ जाए। चलिए हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका इससे भाग कर देंगे, यानी कि 135 भाग 225 कर लेते हैं, ठीक है। ये भाग तब तक करते रहते हैं जब तक ये भाग जाता है। 10 लोग नहीं लाना है, शेष पर भी बचेगा वही R हो जाएगा और जो आपका जो भागफल होगा वो आपका Q का मान हो जाएगा। तो देखिए एक बार में जाएगा तो एक बार में लिखते हैं, एक बार में 135 होगा, 135 सेकंड में 135। अब यहाँ देखते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 12 बचा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 12 में से 3 जाएगा 9, 3 12 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, माइनस से चलेगा। अब भाग और नहीं जा सकता, यहाँ पर कोई अंक भी नहीं है, यहाँ पर भाग दें। अब इसको हम मान लेंगे R, इसको मान लेंगे Q। अब यहाँ पे R कितना माने है, Q माने 1 और R कितना हो गया 90, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगला स्टेप। अभी भी स्टेप चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया। जब यहाँ पर 0 आ जाए वहीं पे स्टेप रोक देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 125 को भेज देंगे ऊपर, 125 को भूल जाएंगे, 125 का भेज देंगे ऊपर, 135 को यहाँ पर कराएंगे 125 की जगह, और जो 90 है इसको यहाँ पर लेकर आएंगे B की जगह पर। इस Q वाले को भूल जाएंगे, Q वाले को, और जो यहाँ पर A रहेगा उसको हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे और इसको इस तरह करेंगे प्लस। अब यहाँ पर देखिए A का मान मिल गया, B का मान मिला, लेकिन हमको Q और R का मान नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 90 का भाग कर लेंगे इससे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे 90 भागे 135, ठीक है दोस्तों, 90 भागे 135। अब देखें कितना बन जाएगा, 9 × 18 यानी कि 180 ऐसे हो जाएगा 135 से, यानी कि एक बार में भाग जाएगा, एक बार में 90 लिखेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा,
में से 9 जाएगा, 9 4 के इधर 4 बचेगा, यानी अब भाग नहीं जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, आर हो गया और ये आपका क्यू हो गया। तो क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, ए कोई जरूरी नहीं कि हर बार एक आएगा, संख्या बदल भी सकती है, ठीक है ना। प्लस 90 की जगह पे क्या रखेंगे 45, यहाँ पर 45 लिख लेंगे आर की जगह पर। अब क्या करेंगे, इसको भी उधर लिख देंगे और 90 को यहाँ पर लेकर आएंगे, तो हो जाएगा ये 90, इधर आएगा ये तो 90 हो गया, फिर एक 45 इधर आ जाएगा, 45 पूरे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू का मान और आर का मान नहीं मालूम है, तो फिर क्या करेंगे 45 भागे 90 कर देंगे, यानी कि इसमें भाग कर देंगे, क्यू और आर का मान करेंगे। तो देखिए 2 बार में कट जाएगा, 45 गुना 90 हो जाएगा, ये 0 आ गया, आगे कि नहीं 0, एक क्यू और ये आर का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 गुना 90 प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा। जब 0 आएगा, जब यहाँ पर 0 आ जाए तो क्या करेंगे, ये जो बी की जगह पर जो स्थान पे जो संख्या है ना, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा 45 यानी 45। तो ये आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसी तरह आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए उसको आप लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करेगा बोर्ड में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो नंबर याद नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 1 का दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये आपका निश्चित ही हर साल 1 साल अतरा कर या हर साल पूछ देता है, किसी न किसी में पूछ ही देता है। जैसे कि आप अंशांक में भी लिए होंगे तो उसमें भी जाकर खोज लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। जैसे पूछ दिया क्या √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये आपसे पूछ दिया, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको देखिए कैसे आप लोग लगाएंगे, तो इसके जगह पर √3 हो जाए, √5 हो जाए, √7 हो जाए, सेम इसी प्रकार लगाएंगे, बस थोड़ा सा अंतर करेंगे, जिसमें √2 की जगह पर जहाँ अंतर करना रहेगा वहाँ हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे और सबसे पहले अपने को इसको उल्टा मानेंगे, मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछा है, अपने आप को हम गलत सिद्ध करेंगे कि हाँ हमने जो माना था √2 वो परिमेय संख्या जो माना था वो गलत है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। तो लिखते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं, पहले लिखते हैं माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या जब एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, यानी कि √2 इक्वल हो जाएगा p/q हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p तथा q एक समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या और q नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों, तो p और q समअभाज्य संख्या का मतलब कि यह एक दूसरे से नहीं कर सकती, सिर्फ एक से कटेंगे, समअभाज्य मतलब एक खुद से कटेंगे और किसी संख्या से नहीं कर सकते। तो देखते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने के लिए लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, और अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, लिखेंगे √2 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर हम जानते हैं कि कोई भी चीज √2 होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे, √ हट जाएगा तो 2 इक्वल टू p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, q स्क्वायर पे यहाँ पे लेकर आएंगे, p इधर लेकर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर बराबर
पहले रफ कार्य में हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए 25 है, 25 ये 5 जो है 25 को विभाजित कर रहा है, इसका 5 का जो वर्ग लिखे तभी 25 होगा। तो ये 5 इस 5 को भी विभाजित करेगा, इसका वर्ग जो बनेगा। सिंपल यही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं। तो हम मानेंगे प्रमेय से हम जानते हैं कि पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, तो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब कितना बार विभाजित करता, मानते हैं कि पी को जो 2 है वो सी बार में विभाजित करता है, पी को जो 2 है वो सी बार में विभाजित करता है। इसी प्रकार लिख लेंगे। ठीक है ना। अब इस पी का मान समीकरण 2 में 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे? पी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाने वाले हैं क्योंकि ये मिटाकर इसके आगे का जो है क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसमें ध्यान। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको साइड लेते हैं आप लोग। अब चलिए लिखते हैं इसमें पी की जगह पर 2c रखेंगे। समीकरण 1 आपका यही है, 2 स्क्वायर बराबर पी की जगह क्या रखेंगे? 2c का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर बटे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर c स्क्वायर बटे हो जाएगा 2। 2 से क्यू कट जाएगा, 2 का क्यू कट जाएगा, आगे हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे? एक 2 इधर जुड़े में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि 2 से p भी कट जा रहा है और 2 से q भी कट जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? 2 से p भी कट जा रहा है और 2 से q भी कट जा रहा है, लेकिन ये तो हमारे मानने का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमने माना है p और q का सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2 से ये भी कट जा रहा है और 2 से ये भी कट जा रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है पी तथा क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से हुआ है, हमारी गलत कल्पना से हुआ है, कल्पना से हुआ है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको लिख लीजिएगा, इसको एकदम तैयार कर लीजिए। जो मैंने एकदम तैयार कीजिए, बोर्ड में तो 100% आएगा, क्योंकि यहाँ पर √2 है, हो सकता है √5 करके आ जाए, तो यहाँ पर 5 करके आएगा तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर यहाँ 5 हो जाएगा, इधर भाग में 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5c को विभाजित करेगा। इस प्रकार से जहाँ जहाँ 2 रहेगा वहाँ 5 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 25, 5 से कट जाएगा 5 कर में,
5 इधर भी विभाजित करेगा, बाकी सब यही लिखेंगे, कोई भी अंतर नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगला क्वेश्चन देते हैं। 2 क्वेश्चन तो हो गया आपका बोर्ड का इम्पोर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका 2 नंबर में पूछेगा, वो पूछेगा 3 नंबर में। ये थोड़ा सा छोटा है, जैसे कि 3 + 2√5 जैसे पूछ दिया 3 + 2√5 सिद्ध करना है क्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, सिद्ध करना है क्या? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको लिखने से पहले तो मानना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है। सीधे उसकी तरफ, पहला सवाल की तरफ लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसी बात को मान रहे हैं, ऐसी बात को गलत साबित कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? अपरिमेय संख्या हो जा रहा है। सिंपल, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए लिखेंगे, जब भी परिमेय संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं? 3 + 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल। अब यहाँ पे वही लिख देंगे जहाँ p तथा q सौभाज्य संख्या है, सौभाज्य संख्या है, सौभाज्य संख्या है। q ≠ 0। सिंपल, इसमें भी यही सब लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब अगला स्टेप बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों का इसमें वर्ग नहीं करते हैं। सिंपल, क्या करते हैं? √5 को तो हम जानते हैं यहाँ पर में संख्या है, तो बराबर इधर √5 को आने देंगे, बाकी सबको इधर पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 2√5, 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, p/q -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ √5 को रखना है, तो 2 इधर भाग में, गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। सिंपल इसको लिख सकते हैं, √5 बराबर p/2, यानी कि अब 2 गुणे में है तो भाग में आया तो लिख देंगे -3/2। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण में। क्या मान लेंगे? समीकरण में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर जो होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो p/2 -3/2 अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, संख्या के बराबर होगा, अपरिमेय संख्या के बराबर होगा। अतः 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा। ये थोड़ा सा आसान है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आसान है। आप देखिए कि अतः 3 + 2√5 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कोई भी संख्या यहाँ पर देगा, आप क्या लिखिएगा? उधर √5, √2, √7, √11 इत्यादि हम क्या करेंगे? रखेंगे, बाकी सबको बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ही आएगा तो 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, 1 या 2 नंबर में
जो √3, √2, √5, √7 ये आपका पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा, तो इसको तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो अभी कितना क्वेश्चन हो गया? 4 क्वेश्चन, हमारे ख्याल से 4 क्वेश्चन हो गया होगा, 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन बताते हैं। तो इसमें सब ले लीजिए। तो आपका चौथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एचसीएफ। ये 2 संख्याएं दी हुई है, इसका एचसीएफ कितना दे दिया? 9 दे दिया है। पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए इन दोनों संख्याओं का। तो इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं? हम जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो चलिए देखते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे लिखेंगे। एचसीएफ बराबर 9 दे दिया है, एलसीएम को दे दिया है बराबर पहली संख्या आपको कितना दे दिया है? 306 गुणे दूसरी संख्या 657 दे दिया है। पहली संख्या आपको कितना दिया है? 306 और दूसरी संख्या 657। तो हम देखते हैं, अब ये जुड़े में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे 9 से इसको काटेंगे तो 9 3 27 और 9 4 36, 34 में कट जाएगा। अब यहाँ से हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर 34 गुणे 657 करेंगे। तो यहाँ पर 34 गुणे 657 कीजिए, तो यहाँ पर देखिए कर ले रहे हैं 657 गुणे 34 कर ले रहे हैं। 7 चौको 28, 5 2, 5 चौको 20, 2 22, 6 चौको 24, 24 2 26 हो जाएगा। यहाँ पर 7 3 21, 21 1 हासिल 2, यहाँ पर 5 3 15 2, 17 7 हासिल 1, 36 18 1 19। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 8 2 1 3, 7 6 13 3 हासिल 1, 9 2 11 12 हासिल 1 1 2, यानी कुल आंसर आ जाएगा आपका 22,338 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ होगा। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। आपको एचसीएफ और एलसीएम, आपको एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का 9 दे दिया है और एलसीएम इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एचसीएफ आपको 9 दे दिया है, एलसीएम नहीं दिया है। पहली संख्या आपको 306 और दूसरी संख्या कितना दे दिया? 657 दे दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एलसीएम। 9 से इसमें भाग दिया तो 34 हो गया है, और 34 का गुणा इसमें किया तो इतना हो गया है, यानी कि एलसीएम बराबर इतना आता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये 5 में से ही आपको एक बोर्ड में देखने को जरूर मिल जाएगा, एक या 2 सवाल बोर्ड में पहले चैप्टर से देखने को जरूर मिल जाएगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। आ जाता है, बताइए कोई संख्या है वो शांत है कि अशांत है? शांत है या अशांत है? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इन शांत और अशांत हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या का अंश में देखेंगे, हर देखेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है p/q के रूप में है, ठीक है, तो q वाला जो भी संख्या होगा इसको हम देखेंगे और इस प्रकार से देखेंगे कि ये शांत है कि अशांत है, कैसे होगा। तो देखिए, अगर जो एक q वाला संख्या का गुणनखंड करें, एक q संख्या का गुणनखंड करें, तो ये अगर 2n के रूप का, ठीक है, या तो 5m के रूप का, ठीक, या तो 2n पूरे 5m के रूप का, इन तीनों में से किसी भी रूप का होगा तो संख्याएं सब होंगी शांत, क्या होंगी? शांत। लेकिन
अगर जो आपको कहीं मिल जाए 2 पे पावर n गुणे c पे पावर m, c पे मतलब कोई संख्या, m 5 और 2 को छोड़कर कोई संख्या, या तो 3 मिल जाए या तो 6 मिल जाए या कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो 2 और 5 से अलग हो, इस प्रकार से या तो 5 पे पावर m गुणे c पे पावर m के रूप में कोई संख्या मिल जाए, या आपको 5 पे पावर n गुणे 2 पे पावर m गुणे आप लिख सकते हैं m लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे c पे पावर n का मिल जाए, ये अभी आसान होगा। या तो आपको सिर्फ c पे पावर n का ही कोई संख्या मिल जाए और c पे पावर m का भी कोई संख्या मिल जाए, तभी क्या होगा, चाहे c हो चाहे d हो, इस संख्या को छोड़कर, ठीक है, ये क्या होगा, सब अशांत होंगे, अशांत आवर्ती होंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर एक बार और समझ लेते हैं, अगर 2 पे पावर n कोई हर में 2 पे पावर n के रूप में मिल जाए अकेले तो शांत होगा, अकेले 5 पे पावर m के रूप का मिल जाए तब भी शांत होगा, और 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का अकेले मिल जाए तब ये क्या होगा, शांत होगा। लेकिन जब एक 2 पे पावर n और कोई अन्य संख्या मिल जाए, 5 न मिले कोई और संख्या पे पावर कुछ मिल जाए तो ये अशांत होगा, 5 पे पावर m और कोई संख्या अन्य मिल जाए तभी अशांत होगा, और 5 पे पावर n 2 पे पावर n और कोई अन्य संख्या भी मिल जाए तभी क्या होगा, अशांत होगा, या 2 अन्य संख्याएं मिल जाए तब भी क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद से जानते हैं, इसको नोट कर लीजिए, शांत कब होगा अशांत क्या होगा, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने जान चुके हैं कि कैसे मालूम करें ये शांत संख्या है कि अशांत है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो जैसे कि हमने कहा था कि हर को देखते हैं, अंश को नहीं देखते हैं, और हर को देखते हैं, तो हर को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका गुणनखंड करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका गुणनखंड करने पे आता है 5 पे पावर शायद 5 आता है, 5 पे पावर 5 आएगा, तो ये 5 पे पावर 5 अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 पे पावर 5 आएगा, तो 5 पे पावर 5 आता है, तो हम बताए थे कि 5 पे पावर m के रूप का कोई भी संख्या हो वो क्या होता है, इसका मान शांत होता है, तो इसका जो भी प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। अब दूसरा देखते हैं, ये दूसरा आपका, इसमें भी हम हर पे देखेंगे, और हर में देखने के बाद देखेंगे कि 8 को अगर बनाएंगे तो ये होगा 2 पे पावर 3 हो जाएगा। तो हम ये भी बताते हैं कि 2 पे पावर n के रूप का जो भी होगा तो क्या होगा, शांत होगा, तो इसका प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। चलिए अब इसको देखते हैं, ये आपका है 64 बट्टे कितने हैं, 455 है, तो अब 64 बट्टे 455 है, तो 64 बट्टे 455 जो है 455 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 पे पावर 1 गुणे 7 पे पावर 1 गुणे 13 पे पावर 1, यानी कि इस तरह आएगा। तो यहाँ पर हम बताए थे कि अगर जो 5 पे पावर m और c पे पावर n के रूप का कोई है, c मतलब कोई भी कौन से 7 13 2 और 5 को छोड़कर, तो इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, तो इसका प्रसार होगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। इसी तरह सब क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, आपके प्रश्नावली में है, सब क्वेश्चन आप लगा सकते हैं ऐसे ही करके, इसका गुणनखंड कीजिएगा हर का और ऐसे ही लगा लीजिएगा, तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यही है चैप्टर 1 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी। तो आशा करते हैं कि चैप्टर 1 आपको तैयार हो चुका होगा, और इसको क्या कीजिए, रिविजन कीजिए, और जो भी क्वेश्चन न समझ में आए आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम कमेंट का जवाब देंगे और आपका सभी क्वेश्चन को डाउट को क्लियर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।